यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आज कवर करेंगे हमारा टॉपिक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड है और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए जिम्मेदार है। और वो 3 बॉडी जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, डेट इज एक तो है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक है आपका वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, और एक है जी आपका WTO। तो ये तीनों पिलर्स हैं, ये 3 पिलर है जिनके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपका पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया, प्रोडक्शन आ गया, कंजम्पशन आ गया, ये सब बेस्ड है। तो वो सब जो है वो उन तीनों के ऊपर जो है वो टिका हुआ है। ओके, तो हमको जो है ये तीनों के तीनों अपने सिलेबस के अंदर है, अपने को तीनों के तीनों पढ़ के भी जाने हैं। कॉमर्स में एक एडिशनल भी है जिसको बोलते हैं हम लोग अंक चार्ट, तो हम वो अलग से और कवर करेंगे। बट मैनेजमेंट में और कॉमर्स में ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी कॉमन आ रही हैं। तो अपने को WTO भी पढ़ना है, अपने को वर्ल्ड बैंक भी पढ़ना है और अपने को IMF भी पढ़ना है। ओके, हाँ जी। अब अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए तीनों को बनाया क्यों, ठीक है, इनके पीछे मेन पर्पस क्या था। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। कुछ बच्चों को बोरिंग भी लगेगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो अतीत में जाने वाले हैं। इसका मतलब ये हम हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जो है वो देखेंगे। हम आज की क्लास में कवर करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को कवर करेंगे, ग्रेट डिप्रेशन जो आए थे 1929 से 39 के पीरियड में, उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड को कवर करेंगे, देन उसके बाद में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। और फिर अपने को जो है वो पता चलेगा कि ये तीनों बॉडी को क्यों सेटअप किया गया, इन तीनों के पीछे जो मेन मंशा थी लोगों की इनको सेटअप करने के पीछे वो क्या थे। ओके, हाँ जी। तो थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगे जिनको हिस्ट्री पसंद है। ओके, और जो जानना चाहते हैं, बेस समझना चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किया जाता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, तो लेकिन मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो है वो चीज़ों को अरेंज किया है, तो एक एक करके मैं ग्रेजुअली इसको जो है वो कवर करूंगा। तो आज का लेक्चर एलिमेंट्री लेक्चर है। आज का लेक्चर अगर प्रॉपरली समझ में आ गया, अगर ढंग से अगर आपको पता चल गया कि कहानी क्या है, तो उसके बाद में आपको पूरे WTO को समझने में, पूरे IMF को समझने में और पूरे वर्ल्ड बैंक को समझने में इतनी सी भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। हालांकि ये जो लेक्चर है इसकी कुछ बातें मैं पहले जो मैं करता था, मैं कुछ बातें WTO को करवाते हुए करवाता था, इस लेक्चर की कुछ बातें मैं IMF को करवाते हुए करवाता था और कुछ बातें जो है मैं डिस्कस करता था जब मैं वर्ल्ड में करवाता था। लेकिन अब की बार मुझे लगा कि पहले आपको होल गैमेट जो है या होल जो स्पेक्ट्रम है, होल जो पिक्चर है, एक बार आपको मैं वो दिखा दूं। जब पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद में हर एक सेगमेंट का क्या रोल है, हर एक बॉडी का क्या रोल है, तो वो समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ओके, हाँ जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। हम लोग जो है कॉमर्स की भी प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में अब की बार हमने मैनेजमेंट भी स्टार्ट किया। तो जिन बच्चों का कोड 17 मैनेजमेंट है तो वो भी हमसे जो है वो हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर 1 प्लस में पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर लाइक दिस, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो ये हमारे कॉमर्स का IB का बुक है, ये मैनेजमेंट के अंदर IB एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक है। तो इस तरीके से आपको 10 की 10 किताबें पेपर 1 का, 10 की 10 किताबें पेपर 2 का वो मिलेगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQs मिलेंगे PDF फॉर्म में, और हमारी पोर्टल भी हम तैयार कर रहे हैं, तो जैसे NTA का फॉर्मेट है उसी तरीके से आपको मिलेगा। प्लस में आपको जो है वो मिलेगा रिविजन करने की रिविजन की वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 6 मंथ्स का भी कोर्स अवेलेबल है और पूरे साल का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर जो है हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि सभी लोगों तक जो है वो पढ़ाई बढ़िया इफेक्टिव वे के अंदर जो है वो अच्छा मटेरियल और अच्छी कोचिंग जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवा सके। ओके जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो वर्ल्ड वॉर, ये जो आपका WTO जो अपने को पढ़ना है, तो पहली बात तो इसके ऊपर हम लोग 3 लेक्चर लगाने वाले हैं WTO के ऊपर। आज का एलिमेंट्री लेक्चर हो गया, कल वाला लेक्चर के अंदर जो है मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे WTO के जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो सब्सिडी का टॉपिक करेंगे, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे इंपैक्ट ऑफ WTO के WTO
WTO का जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ा, जिसके अंदर हम लोग उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी चेक करेंगे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो भी चेक करेंगे। ओके, हाँ जी। लेकिन आज क्या करने वाले हैं बेस समझते हैं। पहले देखिए, शुरुआत की अगर मैं बात करता हूं, मैं पहले WTO को नहीं उठाऊंगा, ठीक है। हमने पढ़ना तो आज WTO है, लेकिन मैं पहले आपको लेके जाऊंगा वर्ल्ड वॉर के ऊपर। तो पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ, जो विश्व युद्ध जो हुआ पहला, वो हुआ 1914 से 1918 के पीरियड में। 1914 के अंदर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था, और 1918 के अंदर जब जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे तो ये जो वर्ल्ड वॉर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो आपका खत्म हो गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस कंट्री के बीच में हुआ, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं भाई? वर्ल्ड वॉर का मतलब तो क्या हो गया, पूरे विश्व के अंदर जो है वो झगड़ा छिड़ गया। एक्चुअल के अंदर कहानी कुछ ऐसी हुई थी, मतलब कुछ अलग अलग कंट्रियां, कुछ अलाइड्स जो इकोनॉमीज थी वो जो है वो भिड़ गई थी, ठीक है, आपस में भिड़ गई, और उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो पहले कहानी समझते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, फिर पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को, फिर हम देखेंगे ग्रेट डिप्रेशंस भी हम देखेंगे, एंड देन फिर पढ़ेंगे हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड, और वर्ल्ड वॉर सेकंड का कंक्लूजन कैसे हुआ भाई। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वो कैसे खत्म हुआ था, क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और उसके बाद जो है वो जन्म हुआ हमारी 3 बॉडीज का। 1945 के अंदर 2 बॉडी सेटअप किया गया था, एक था IMF और एक था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और 1948 के अंदर एक नया बॉडी सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैट। तो आइए पहले अभी हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियरली जो है वो पिक्चर समझ में आएगा कि कहानी क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो है वो लिखने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, पेपर के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं आने वाला, पेपर में नहीं आएगा ये कि वर्ल्ड वॉर का आप कहानी जो है वो हमको समझाइए। लेकिन हाँ, आपके मतलब चीज़ों को समझने के लिए कल को जब आप पढ़ाओगे बच्चों को, तो आपको हर एक एस्पेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी बॉडी को क्यों सेटअप किया गया, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो इसका शुरुआत हुआ 1914 में। 1914 से 1918 के पीरियड के अंदर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ, और ये जो वर्ल्ड वॉर था ये 2 लोगों के बीच में हुआ। एक तो सेंट्रल पावर, जो सेंट्रल पावर थी जिसके अंदर आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, इन्होंने जो है वो युद्ध छेड़ दिया था किनके खिलाफ, जो अलाइज इकोनॉमीज थी उनके खिलाफ। अलाइज के अंदर जैसे फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, और इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो यूएस ने एंट्री किया 1917 में। उस टाइम पे जो है ना वो ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ये मेन इकोनॉमिक कंट्रीज थी। इकोनॉमिक पावर जो है वो इनके पास में थी, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में जो है वो मशीनीकरण बहुत ज्यादा था। ओके, तो जो ऊपर वाले लोग थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये लोग क्या करना चाहते थे, ये अपना दबदबा को बढ़ाना चाहते थे। ओके, तो ये अपने पूरे विश्व के अंदर अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए तो इन्होंने जो है वो मतलब वॉर जो है वो छेड़ दिया अलाइज के साथ में। तो जब ये झगड़ा हुआ तो झगड़े के अंदर 1918 के अंदर झगड़ा जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया, जब सेंट्रल पावर जो है वो क्या हो गई, हार गई। तो 1914 से 1918 का एक पीरियड चला जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस किस कंट्री, जितना रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही करवा रहा हूं। वैसे तो इसके ऊपर हम पता नहीं 10 घंटे भी बात कर ले तो भी कम रहेगा, लेकिन मैंने सिर्फ उतना उठाया जितना हमारे तीनों इंस्टीट्यूशन के सेटअप के लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो आपको और भी बहुत सारी नॉलेज हो सकती है इसके बारे में, तो आप मेरे साथ वो शेयर मत कीजिएगा, वो नॉलेज आप अपने पास ही रखिए। मुझे जो लग रहा है कि अपने को समझने के लिए, तीनों बॉडीज को समझने के लिए जो रेलिवेंट डेटा है सिर्फ मैंने वही उठाया। ओके जी सर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ सेंट्रल पावर और अलाइज के बीच में। ये वर्ल्ड वॉर जो है 1918 के अंदर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इट एंडेड विद द डिफीट ऑफ सेंट्रल पावर। और जर्मनी ने जितना नुकसान किया था, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर हमला करके जो नुकसान किया था, तो 1918 के अंदर जर्मनी को फोर्स किया गया कि आप ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को क्या कीजिए, साइन कीजिए। एक ट्रीटी हुआ, एक संधि हुआ, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जिसके अंदर जर्मनी ने जो है वो ये बोला कि हम जो है वो क्या करेंगे, जर्मनी को फोर्स किया गया कि जिस कंट्री के अंदर आपने जो है वो नुकसान किया तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। और जर्मनी जब सारे लोग फोर्स करेंगे तो नेचुरल बात जर्मनी ने फिर उसके ऊपर जो है वो हां भरी 1918 के अंदर। तो जर्मनी वाज फोर्स, जर्मनी को फोर्स किया गया टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल। जर्मनी हैड टू एक्सेप्ट गिल्ट, जर्मनी को फोर्स किया गया कि आप एक्सेप्ट कीजिए क्या, गिल्ट फॉर द वॉर एंड टू पे द रिपेरेशंस। तो आपको जो भी आपने नुकसान किया उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जर्मनी वहां पे जो है वो हां भर गया, और हां भरने के बाद ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या हो गया, एंड हो गया। 1917 के अंदर जो है वो यूएस ने एंट्री किया, और यूएस ने ग्रेट ब्रिटेन को जो है वो क्या किया,
सपोर्ट किया, ठीक है, और उसकी सपोर्ट से जो है ब्रिटेन ने फ्रांस ने मिलकर के जो है वो जर्मन्स को हरा दिया था। तो बात वहां पे जो है वो खत्म हो गया था। तो जब 1917 के अंदर यूएस ने जब इनको क्या किया, बेसिकली ब्रिटेन को जो है वो जब सपोर्ट किया, तो उस टाइम पे नेचुरल बात है जब झगड़ा होता है, अब आप समझिएगा बात को, जब वॉर होता है तो वॉर के टाइम पे होता क्या है, जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा जो है वो चला जाता है किसको, डिफेंस सेक्टर को। जब झगड़ा होगा ना तो कंट्री में मान लो अगर 100 यूनिट्स बनाई गई हैं तो नॉर्मल पहले ये होता था कि 80 यूनिट जाती थी सिविलियंस को और 20 जाता था आर्मी के पास में। तो जब झगड़ा होता है तो झगड़े के अंदर हम ये चाहते हैं हमारी आर्मी के पास में रिसोर्सेज की कमी ना हो, तो मेजर जो पोर्शन होता है आउटपुट का वो सब उठा के ले जाती है कौन, आर्मी। तो जब आर्मी ले जाएगी तो नेचुरल बात है सिविलियंस के पास में जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। मतलब सिविलियंस की डिमांड थी 80 यूनिट्स की और 100 में से पहले 20 आर्मी लेके जाती थी 80 सिविलियंस के पास में। अब अगर मान लो ऐसा हुआ कि आर्मी जो है वो 60 ले गई और सिविलियंस के पास उनकी रहेगी कितना, 40, डिमांड कितनी थी 80 का, तो उससे होगा क्या, जब अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, जब डिमांड जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, अंडर प्रोडक्शन की वजह से जो है आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। और यूएस के अंदर ये सिचुएशन जो है वो सामने आ गई। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है वो शॉर्टेज हो गया किसका, कमोडिटीज का, शॉर्टेज हो गया किसका, गुड्स का। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हो गया 1918 के अंदर पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, तो उसके बाद में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यूएस के बैंक्स को बोला कि आपके पास में जब कभी भी कोई किसान आए या आपके पास में जब कभी भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो आप एक काम कीजिएगा, आप उनको जो है वो लोन प्रोवाइड कीजिए, चाहे उनके पास में कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए, कोलेटरल करने के लिए हो चाहे ना हो, आप उनको पैसा प्रोवाइड कीजिए जिससे वो उस पैसे से जो है वो क्या करेंगे, दबादब प्रोडक्शन करेंगे। तो आगे भी युद्ध हो सकता है, तो हम जो है वो कंट्री के अंदर अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहते। आप उनको दबा के पैसा दीजिए, आप उनको लोन दीजिए ताकि उनके पास में रिसोर्सेज आए और वो दबा के क्या करे, प्रोडक्शन करे। तो जिस टाइम पे युद्ध हो तो उस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर इतना प्रोडक्शन एटलीस्ट होना चाहिए कि सिविलियंस की डिमांड भी पूरी हो जाए और साथ में जो है वो आर्मी की डिमांड भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है जी। तो 1917 में यूएस से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आया, जिससे कंट्री में रिसोर्सेज की जो है वो क्या हुई, शॉर्टेज हुई। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, ओवर होने के बाद यूएस की गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को विदाउट कोलेटरल एंड इजी रेट पर जो है वो आप क्या दीजिए, लोन प्रोवाइड करें। अब जब ऐसा होगा तो फार्मर्स के पास में और इंडस्ट्रीज के पास में बहुत सारा पैसा आ गया, जिससे वो दबादब क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और अब की बार प्रोडक्शन इतना हुआ कि डिमांड तो हो गई कम और सप्लाई होगी बहुत ही ज्यादा, जिससे क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन की जो है वो स्थिति जो है वो क्या हो गई, पैदा हो गई। क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है, क्या सर, जब डिमांड जो है वो क्या होती है ज्यादा और सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, डिमांड जो है वो कम और सप्लाई बहुत ही बढ़ जाए। जब ओवर प्रोडक्शन होगा, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बताओ सर, उसकी वजह से जो है वो हमारी, एक सेकंड रुकिएगा, जब कभी अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से सर हमारी जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे सर, प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बोलो हाँ जी सर, ओवर प्रोडक्शन जब होगा, जब डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी और सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा सर, अगर डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत कम है, बेचने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो नेचुरल बात है जो बेचने वाले होंगे वो रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर प्राइस कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। हाँ जी सर, प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अगर मान लीजिए जनता जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अगर या फिर फार्मर्स हैं, अगर उनके प्रॉफिट ही कम हो जाएंगे तो उनकी इनकम भी कम होगी। यस सर, अगर उनकी इनकम कम होगी तो क्या वो टाइमली बेसिस पे लोन का रीपेमेंट कर पाएंगे, नहीं सर। अगर वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या बैंक्स की इनकम भी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर। और इंडस्ट्रीज की जब इनकम कम होगी तो नेचुरल बात है जो शेयर मार्केट है वो भी आपके नीचे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हाँ सर, ये बात भी है। तो एक तरफ तो बैंक जो एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी इकोनॉमी का, एक तरफ तो वो दबादब नीचे आ रहा है, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट जो है वो भी नीचे आ रही है, तो फिर होगा क्या, तो देखिएगा लोन के रीपेमेंट में प्रॉब्लम हुआ, जिससे बैंक्स की इनकम जो है वो क्या हो गई, कम होगी। और जब बैंक्स की इनकम जो है वो क्या हुई, कम हुई, तो शेयर मार्केट भी जो है साथ साथ में क्या होगी, कोलैप्स होगी, क्योंकि इंडस्ट्री की इनकम जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब उससे जो है वो क्या सिचुएशन आ गया, बैंक रन या बैंक फेलियर का सिचुएशन आ गया। बैंक रन का मतलब बैंक जो है वो क्या हो गए, दिवालिया हो गए। बैंक दिवालिया हुए और डिमांड का लेवल जो है वो बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। और प्रोडक्शन भी उससे, जब डिमांड ही कम हो जाएगा तो अगली बार आप प्रोडक्शन करना भी क्या करोगे, कम करोगे।
एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम, इनकम भी कम, और ऐसा करते हुए पूरे 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 विश्व के अंदर जो है वो डिप्रेशन आ गया था। तो ये इसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो पूरे विश्व के ऊपर जो है वो क्या हो गया, फैल गया। सर ये सिचुएशन जनरली ऐसा है, सबसे ज्यादा जो है ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी यूएस को, लेकिन यूएस जो है वो उस टाइम पे जो ट्रेड करा था अलग कंट्रीज के साथ में, तो उनको भी ये सिचुएशन जो है वो फेस करना पड़ा, और ऐसा करते करते पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्या छा गया, डिप्रेशन छा गया। आई होप आपको यहां तक की कहानी तो क्लियर होगी। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं, ये देखो एक बार। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ किस किस के बीच में, वो हुआ सर सेंट्रल पावर और अलाइज के बीच में, जिसके अंदर सेंट्रल पावर जो है वो हार गए। हारने के बाद में जर्मनी को फोर्स किया गया कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने नुकसान किया और आपको नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। ये सब कहां पे हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हुआ, बात खत्म हो गया। उसके बाद में जो है वो क्या हुआ, 1917 के अंदर जब यूएस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर आया, तो उससे उसकी कंट्री के अंदर जो रिसोर्स की कमी हुई, जिसकी वजह से फिर उसने अपने वहाँ के बैंक्स को ऑर्डर किया क्या कि आप लोन फंडिंग प्रोवाइड कीजिए। बैंकों ने पैसा दिया, जिससे अब हुआ क्या, अब इतना सारा प्रोडक्शन कर दिया जिससे जो है वो ओवर प्रोडक्शन हो गया और डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम और बैंक रन का सिचुएशन आ गया। और लगभग 6000 बैंक जो थे, बढ़िया बढ़िया 6000 बैंक यूएस के, और वो जो है वो क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। ठीक है, मतलब वो खत्म हो गए। और ये डिप्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर छा गया कब, 1929 के पीरियड में वो छाना शुरू हुआ, और 1939 तक जो है ये डिप्रेशन आपका छाता गया। ओके, अब लोगों का बैंकों से, क्योंकि लोग अपना पैसा कहाँ पे जमा करवाते हैं, बैंक्स में या फिर स्टॉक मार्केट में। जनरली लोग सिक्योर कहाँ समझते हैं, बैंक्स के अंदर। और जब बैंक ही डूब जाएंगे तो नेचुरल बात है लोगों का बैंकों के ऊपर जो है विश्वास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर लोग बैंकों में नहीं जाएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, सर बैंक जो है वही तो फंडिंग करता है पूरे देश के अंदर, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को फंडिंग जो है वो कौन करता है, बैंक करता है। और बैंकों पे ही पैसा नहीं होगा तो बैंक आगे देगा क्या, बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। तो बैंक्स के ऊपर लोगों का विश्वास दोबारा से बढ़ाने के लिए 1930 में 17 मई 1930 के अंदर जो है वो क्या किया गया, 17 मई 1930 में बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर एक नई बॉडी को सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इसको बोला गया कि ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनके जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, तो ये सेंट्रल बैंक्स के लिए जो है वो क्या करेगा, कुछ गाइडलाइंस है वो इशू करेगा ताकि फ्यूचर में बैंक दिवालिया ना हो। तो उसके लिए 1930 के अंदर एक बॉडी को जो है वो सेटअप किया गया। ये BIS का सारा सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, बेसल कमेटी या बेसल नॉर्म्स जो हम पढ़ेंगे ना बैंकिंग में, तो वहां देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन जो है 1929 से 1939 के पीरियड के अंदर छा गया। जब ये डिप्रेशन छाया तो इससे बैंक फेल हो चुके थे। बैंकों के ऊपर लोगों का विश्वास दोबारा से बढ़ाने के लिए जो है वो क्या किया गया, उसके लिए 17 मई 1930 को एक बैंक की स्थापना की गई जिसको बोलता है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका रोल क्या है अभी समझा देता हूं। अपने इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबके ऊपर जो है सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा है कौन, RBI। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक है उन सबका जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, वो है BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक बार इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो लोगों को बैंकों पर विश्वास खत्म हो गया, तो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो क्या किया गया, बनाया गया। कब बनाया, 17 मई 1930 को। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब ये सिस्टम चलता रहा और फिर उसके बाद में जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत जो है वो हुआ 1933 में, जब हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर था, वो जर्मनी का जो है वो सेना प्रमुख बना और फिर उसके बाद में वो डिक्टेटर बन गया, वो शासक बन गया था, ठीक है, तानाशाह बन गया। और वो ये चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो क्या करूं, राज करूं। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर जर्मनी को जो है वो पेमेंट करना पड़ा था जो उसने नुकसान किया था। तो 1933 में जब हिटलर जब क्या बना, जर्मन का चांसलर बना, तो उसके बाद उसने मना कर दिया, बोला कि हम तो भरपाई नहीं करेंगे, और उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में आई। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो सबसे लंबा चलने वाला जो है वो आपका पीरियड था इस वर्ल्ड वॉर का। अब इसमें क्या क्या हुआ, पहली बात तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरुआत हुआ 1939 में और ये एंड जो है वो हुआ 1945 के अंदर। लगभग 6 साल जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो चला, ठीक है। अब इसकी कहानी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन तीनों बॉडीज के लिए, लेकिन इनको समझने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मुझे करवाना था, थोड़ा बहुत आपको बताना था जो मेन बातें थी, क्योंकि वहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बताना था जिसके अंदर जर्मनी को पेमेंट करना था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा,
वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो स्टार्ट हुआ, जर्मनी, इटली, जापान ये एक तरफ हो गए और इन्होंने जो है वो झगड़ा छेड़ दिया फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस और सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब हुआ कैसे, ध्यान से समझिएगा। 1933 के अंदर हिटलर बिकम्स द जर्मन चांसलर और वो तानाशाह बन गया। हिटलर ने डिनाउंस कर दिया, हिटलर ने डिनाउंस किया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को, मतलब उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया। एंड बिगिन सीक्रेटली बिल्ड अप द जर्मन आर्मी एंड वेपन, और शुरू में उसको मना कर दिया था कि आप अपनी अब नई आर्मी सेटअप नहीं करेंगे, नए नए आप जो है वो खराब खराब हथियार नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को नुकसान हो, जिससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो। लेकिन हिटलर ने ऐसा करना स्टार्ट किया। 1933 के अंदर जब वो चांसलर बना तो उसने डिनाउंस कर दिया किसको, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को, बोला कि हम अब उसको जो है वो मानेंगे नहीं, मतलब अब हम वो कंट्री जिनका हमने नुकसान किया था अब हम जो है उनकी भरपाई नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अब आया जी 1939, 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, 1939 वो पीरियड कौन सा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पीरियड स्टार्ट हो गया। 1939 के अंदर जर्मनी था उसने इन्वेड किया पोलैंड को, उसने पोलैंड के ऊपर जो है वो क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली 2 दिनों के बाद में जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है वो जर्मनी के खिलाफ जो युद्ध को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मतलब 1939 में 1 सितंबर को जो है जर्मनी ने हमला बोल दिया किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। और जब पोलैंड पे हमला हुआ, पोलैंड जो है वो पार्ट था किसका, ये आपके जो नाटो बना हुआ है तो इसके अंदर ये सब कंट्रीज जो है वो आ रही हैं, और पोलैंड जो है वो दोस्त था ब्रिटेन का, फ्रांस का। तो ब्रिटेन फ्रांस को जब पता चला कि जर्मनी ने जो है पोलैंड पे हमला बोल दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला कि हम भी जो है जर्मनी के ऊपर क्या बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो 1939 को ये सब हुआ। ये जब हुआ, जब फर्स्ट टाइम जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया 1 सितंबर को, तो वहां पे आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। अब 1939 के अंदर क्या हुआ, जर्मनी ने पहले इन्वेड किया और ऑक्युपाई कर लिया किसको, पोलैंड को जी। 1939 में फिर जर्मनी को ये लग रहा था कि मुझे जो है वो रशिया नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो रशिया, मतलब अब तो रशिया बोलते हैं, पहले वो सोवियत यूनियन था, उसके अंदर कई सारी कंट्री आती थी, वो अलाइड था एक। तो उसने क्या किया, पहले सोवियत यूनियन के साथ में जो है वो एक कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, और उनके साथ में एक संधि करी और उसको बोला कि देखिए मैं बाकी कंट्री के ऊपर हमला करूंगा, आप अलग से हैं, मैं अलग हूं, ठीक है, तो जब मैं हमला करूंगा तो प्लीज आप मेरे ऊपर हमला मत कीजिएगा, मतलब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप भी एक यूनियन हो, सोवियत यूनियन हो, तो आपने जिस भी कंट्री पे अगर हमला करना हो आप कीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो रशिया बोला ठीक है, मैं तुम्हारे चक्कर में बीच में पड़ने वाला नहीं हूं। तो 1939 के अंदर जब पोलैंड पे हमला कर दिया जर्मनी ने, तो जर्मनी ने साथ में जो है वो क्या किया, अगस्त 1939 को साइन किया जर्मन सोवियत नॉन अग्रेशन पैक्ट, मॉस्को के अंदर जो है ये साइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो है रशिया से प्रॉमिस लिया जर्मनी ने कि मैं किसी भी देश पे हमला करूं, आपको छोड़ के किसी भी देश पे हमला करूं तो आप जो है वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रशिया बोला ठीक है, मैं क्यों बीच में पड़ूं, ठीक है जाओ करो। 1940 के अंदर रशिया और फिनलैंड का झगड़ा हो गया। अब रशिया को लगा यार जर्मनी भी झगड़ा कर रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करें, हम भी फिनलैंड को जो है वो क्या कर ले, दबोच लें। तो रशिया ने झगड़ा कर लिया, रशिया ने जो है वो हमला कर दिया किस पे, फिनलैंड पे। एक तरफ वो हमला हो गया, एक तरफ रशिया ने पोलैंड को जर्मनी ने पोलैंड को जीत लिया, रशिया ने फिनलैंड पे हमला कर दिया, उसको जीत लिया। जर्मनी ने उसके बाद में डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर भी जो है वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। फिर जर्मनी ने जो है वो फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड इनके ऊपर भी जो है वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। लगभग पूरा यूरोप जो है वो जर्मनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरा यूरोप जर्मनी ने अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद जब जर्मनी ने जो है वो हमला किया ब्रिटेन पे, तो जर्मनी ने सोचा कि हम जो है वो क्या करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, हम जमीनी युद्ध नहीं करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और ब्रिटेन को भी जीत लेंगे। लेकिन ब्रिटेन का जो एयर सिस्टम था, एयर स्पेस सिस्टम, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने एयर स्ट्राइक्स को जो है वो क्या कर दिया, रोक दिया। तो जर्मनी जो है वो वहां से वापिस आ गया। तो मतलब ब्रिटेन अभी रह गया था। ठीक है जी, ब्रिटेन पर एयर अटैक किया पर हार गया, वो घर नहीं है, ये हार गया। ठीक है, एयर अटैक किया लेकिन वो क्या हो गया, हार गया। उसके बाद 1941 के अंदर हिटलर ब्रोक द पैक्ट, हिटलर ने जो है वो रशिया के साथ में जो उसने पैक्ट किया था उसको तोड़ा और रशिया के ऊपर हमला कर दिया। ब्रिटेन से तो हार गया, तो उसके बाद में हिटलर को लगा कि यार मैं ब्रिटेन से हार गया हूं, एक काम करता हूं, सबसे बड़ा जो संघ है इस टाइम पे वो सोवियत यूनियन है, चलो उस पर हमला करते हैं, उसको जीत लेते हैं। हिटलर ने जो है वो जो संधि उसने शुरुआत में की थी उसको तोड़ दिया और तोड़ के जो है वो रशिया के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। रशिया का दिमाग घूम गया, रशिया बोला अरे यार ये क्या मतलब, वो तुमने पहले हमसे प्रॉमिस किया था, हम पे हमला कर रहे हो। और रशिया के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हिटलर जो है वहाँ पे ठंड नहीं सह पाया और रशिया ने जो है हिटलर को खूब पीटा, और मतलब पीटा का मतलब हिटलर जो है वो रशिया से हार गया और वापस फिर जर्मन चला गया।
हिटलर ब्रोक द पैक्ट एंड इन्वेड रशिया इन 1941। सोवियत काउंटर अटैक, सोवियत मतलब यूएसएसआर, बोले तो मेनली रशिया ने काउंटर अटैक किया और जर्मन्स वहां से वापिस चले गए। ठीक है जी। अब फिर क्या हुआ, इधर यूएसए अलग था, वो बीच में भी पचड़े के अंदर जो है वो नहीं पड़ा था। ब्रिटेन फ्रांस ये झगड़ा कर रहे थे तो यूएसए भी अलग था। लेकिन यूएस और जापान जब व्यापार करते थे तो यूएसए ने जापान से आने वाले काफी गुड्स के ऊपर जो है वो एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बैन लगा दिया, जिससे जापान को गुस्सा आ गया। और जापान जब गुस्से में आया तो उसने जो है वो हवाई के अंदर जो है वो क्या कर दिया, अटैक कर दिया यूएस के आर्मी बेस पे। अब ध्यान से सुनना, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकन ट्रेड एम्बार्गो से क्या हो गए, टायर्ड होके, उनसे परेशान होकर यूएस के नेवी बेस जो था पर्ल हार्बर में, और वहां पे जो है वो क्या कर दिया, यूएस के नेवी बेस पर हमला कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो फिर जो जर्मनी था, जापान जो है वो दोस्त था जर्मनी का, तो जर्मनी ने अब डिक्लेयर कर दिया युद्ध किसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। यूएस का दिमाग घूम गया, बोला यार झगड़ा मेरा जापान से है, तुम बेफालतू में बीच में पड़ रहे हो। इसके बाद जापान ने फिर जो है वो साथ साथ में हमला कर दिया फिलीपींस, बर्मा, हांगकांग, जो छोटी छोटी कंट्री थी इनके ऊपर हमला करके और इनको अपने पास समेटना चाहा। 1942 में यूएस से फिर एंटर हुआ फॉर्मली, तो अभी तक यूएस से पिक्चर के अंदर नहीं था। 1942 के अंदर जब जर्मनी ने जो है वो अटैक बोल दिया था किसके ऊपर, मतलब जर्मनी ने जब ये घोषित कर दिया कि हम यूएस पे हमला करेंगे, तो यूएस का दिमाग खराब हो गया, बोला अब मैं भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर कूद रहा हूं। तो ऑफिशियल जो यूएस से आया वो कब आया, 1942 के अंदर आया। और ये टर्निंग पॉइंट था। ऐसा टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि अब क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि यूएसए के पास भी अब आधुनिक हथियार थे और उसने खूब मारा जर्मनी को भी, खूब मतलब इटली को और इसको पसार दिया बिल्कुल ही। उसके बाद 1943 में क्योंकि रशिया को दिमाग घुमा था, क्योंकि जर्मनी ने रशिया पे बेफालतू में हमला कर दिया था, तो रशिया ने घुटने टिकवा दिए जर्मनी के। तो 1943 के अंदर जो है वो क्या हुआ, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अब जर्मनी ने जब सरेंडर किया किसको, सोवियत यूनियन को, यहाँ पे सोवियत यूनियन को जो है सरेंडर कर दिया। और ये पहली मेजर डिफीट थी किसकी, हिटलर की। और हिटलर पहली बार जो है वो मेन जो है वो हारा किससे, सोवियत यूनियन से। तो उसने जब घुटने टिकवा दिया, हिटलर का दिमाग खराब हो गया, बोला यार तो बचा ही क्या, क्योंकि अब सबने जो है वो हमें क्या कर दिया है, हरा दिया है। तो उसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने जो है वो क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और जब 30 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड किया तो जर्मनी ने बाद में जो है वो अनकंडीशनली अपने घुटने टेक दिए 7 मई को। और इस दिन को बोलते हैं वी मतलब विक्ट्री हुआ कहां पे, यूरोप डे कहते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है क्या जी सर। तो 1943 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया सोवियत यूनियन के आगे, ठीक है जी। उधर यूएसए तो कूद पड़ा था, ठीक है जी। इसके बाद में जर्मनी जब यहां पे हार गया तो उसके बाद हिटलर ने सुसाइड भी कर लिया। लेकिन यूएस का दिमाग घूम गया था क्योंकि यूएसए के ऊपर जापान ने हमला कर दिया था और यूएसए ने 1942 के अंदर जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाना शुरू कर दिया। और 1945 के अंदर उसका दिमाग तो घुमा हुआ था क्योंकि वो मन में लेके बैठा था कि जापान ने बहुत पंगा किया मेरे साथ में। तो उसको ये लगा कि अब मुझे, क्योंकि यूएसए को ऐसा लग रहा था मेन पहले जो इकोनॉमिक पावर थी वो थी ब्रिटेन, और ब्रिटेन का बहुत सारा जो रिसोर्स है वो खत्म हो चुके थे। तो यूएसए को यूं लगा कि यार एक काम अगर मैं करूं कि मैं, अगर ब्रिटेन तो अब इतना दमदार है नहीं, अगर मैं दुनिया को कुछ ऐसा सबक सिखा दूं कि दुनिया आगे फ्यूचर में मुझसे डरने लगे तो मैं एक नया इकोनॉमिक पावर बन जाऊंगा, मैं एक सुपर पावर बन जाऊंगा। तो फिर यूएसए ने 1945 में, ध्यान से सुनना, 6 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ड्रॉप कर दिया जापान के एक शहर जिसको बोलते हैं हिरोशिमा, एटॉमिक बम, और जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो सहम गया। और उसके 3 दिन के बाद उसने सेकंड एटॉमिक बम दोबारा जो है वो गिर दिया जापान के एक शहर जिसको बोलते हैं नागासाकी। और उसके बाद ये सब हुआ 9 तारीख, एक तो 6 तारीख को बम गिरा, फिर 9 तारीख को भी गिरा, और फिर जापान ने जो है 14 अगस्त को जो है वो सरेंडर कर दिया। और जब जापान ने सरेंडर किया तो फिर वहां पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो क्या हो गया, फाइनली ओवर हो गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर हुआ तो अब कुछ अलग ही कहानी जो है वो निकल के आई। वो क्या निकल के आई, नई सुपर पावर। पहले कौन था, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने अपनी पोजीशन को अब खो दिया और उसकी जगह पे जो है वो नई सुपर पावर के तौर पे जो है वो उभर के आई 2 बॉडी। एक तो आई यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक आए यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन। लेकिन सोवियत यूनियन जो पहले यूनियन था उसके अंदर 10 कंट्री आती थी, उसका भी फिर बंटवारा हो गया, तो वो भी अब एक तरफ से खत्म हो गया। लेकिन मेन जो है वो क्या बचा, यूएसए बचा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो है वो नई एक इकोनॉमी जो है वो उभर के आया। और इसको पता था कि जर्मनी हार गया है, और जर्मनी जब हारा तो 1944 के अंदर जो है वो यूएस ने सोच लिया था कि अब पूरे वर्ल्ड को सुधारा जाएगा, क्योंकि मेन जो है यही थे, ये खत्म हो गए हैं और इनको पूरे वर्ल्ड को सुधारना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में इतना नुकसान हुआ, उन सब के नुकसान की भरपाई करवानी पड़ेगी, उनको फंडिंग में देना पड़ेगा। तो फिर 1944 के अंदर जो है वो यूएस के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स मीटिंग। 44 देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस मीटिंग के अंदर आए थे, और इस मीटिंग में 1944 में मीटिंग हुआ था। 44 देशों के जो लोग थे वो इन्होंने मीटिंग को जो है वो क्या किया था, अटेंड किया। इंडिया भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो गया था, और ये मीटिंग जो है वो 1 से लेके 22 जुलाई 1944 तक चली। और इस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला कि हम 2 नई बॉडी को जो है वो क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। एक बॉडी का नाम रहेगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक बॉडी रहेगा जिसको बोलेंगे आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा बैंक होगा जो बेसिकली ऐसे कंट्री को पैसा प्रोवाइड करेगा जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर झगड़े के कारण क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो उसको फंडिंग करने के लिए एक नया बैंक बना जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, आईबीआरडी। बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो जब जर्मनी हारा तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक मीटिंग हुई। जर्मनी 1943 में हार गया था, मेजर डिफीट हो गया उसका। उसके बाद में 44 के अंदर यूएस को लग गया था कि अब तो हम ही इकोनॉमिक पावर निकल केंगे, तो यूएस के अंदर जो है मीटिंग हुई। और जब ये मीटिंग हुई तो इसका कंक्लूजन जो है 1 से लेके 22 जुलाई तक ये मीटिंग चली, और फिर 22 जुलाई को इसका कंक्लूजन ये निकल के आया क्या, कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 2 बॉडी को सेटअप करेंगे। ठीक है, और कब करेंगे, 27 दिसंबर 1945 को 2 बॉडी को सेटअप करेंगे। एक बॉडी जिसका नाम रहेगा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको प्यार से बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक। ओके, और ये बॉडी का मेन काम जो है वो क्या रहेगा, जो वॉर डिवेस्टेटेड इकोनॉमी है, मतलब जो झगड़े के कारण, वर्ल्ड वॉर के कारण जो डिवेस्टेटेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी जो ऐसी अर्थव्यवस्था, ये उनको फंडिंग करने का काम करेगा। और जो दूसरी बॉडी होगी दैट इज द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करेगा, जो कंट्री एडवर्स बीओपी को फेस कर रही है ये उसको फंडिंग करने का क्या करेगा, काम करेगा। बात समझ में आया? बोलो बोले हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये 2 बॉडी को सेटअप करेंगे। पहली बॉडी कौन रहेगी, आईबीआरडी, दूसरा क्या रहेगा, आईएमएफ। तो आईबीआरडी और आईएमएफ की क्यों लेके आ रहे हैं इसको, तो उसके पीछे का रीजन था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर सब्सिक्वेंट सेकंड हुआ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। पूरा इटली खत्म हो चुका था, इधर से जो है जर्मन पूरा खत्म हो गया, इधर से रशिया को बहुत नुकसान हो गया, यूएस को बहुत नुकसान हुआ, और ऊपर से जापान तो पूरा ही खत्म हो गया। तो फिर वहां पे जो है ये महसूस हुआ कि पूरे वर्ल्ड जो है वो खत्म हो गया, वर्ल्ड को पूरा सुधारना पड़ेगा। उसके लिए एक बॉडी बनाए जो बेसिकली ऐसी कंट्री को पैसा देगी जो झगड़े के कारण जो है वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। और साथ में एक ऐसी बॉडी भी बनाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, जब झगड़ा हो गया, रिसोर्स आपके सारे खत्म हो गए, तो आपको सर्वाइवल करने के लिए क्या आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो तो नेचुरल बात है, सामान तो चाहिए, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी सर, करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बताओ सर? इंपोर्ट अगर करना है तो उसके लिए इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमारा बीओपी एडवर्स हो जाएगा। और बीओपी अगर एडवर्स होगा तो उसको ठीक करने के लिए एक नई बॉडी और बनाएंगे जो आपको पैसा देने का काम करेगा, ताकि आप इंपोर्ट प्रॉपर्ली कर सको। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आईएमएफ। लेकिन यूएस से बहुत शाना था, यूएस ने ये दोनों की दोनों बॉडी पता है कहां बनाई, यूएसए में ही बनवाई, वॉशिंगटन के अंदर। और वहां पे उसने रखा अपना वीटो पावर। ठीक है, मतलब कोई भी मेन डिसीजन जो होंगे वो यूएस की परमिशन से ही लिए जाएंगे, ऐसा कुछ वो अभी आगे हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि 2 बॉडी को जो वो सेटअप कर दिया गया। इसके बाद तीसरी बॉडी का भी यहीं पे जिक्र हुआ। इसी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन और बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम रखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट का 3rd लेग जो है वो बनेगा। और लेकिन ये कभी भी जो पूरा नहीं हो सका। तो ये बोला था पहले, मतलब इसी मीटिंग के अंदर बोला था कि एक बॉडी और बनाएंगे जहां पे कंट्रीज आपस में ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे, और उस बॉडी का नाम रखेंगे हम लोग क्या, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और फिर 1947 में, अक्टूबर 1947 को जो है वो गेट की स्थापना की गई। ये अलग था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ये अलग था। और ये आपका आगे जाके जो है वो बना क्या, WTO। ये अब तीसरी बॉडी था।
तो पहले दो बॉडी हम उसका मैंने पूरा आपको जो है वो कार्रवाई समझा दी दोनों बॉडीज की, और ये तीसरा बॉडी था, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं आपको, 2 मिनट पैक हो जाएगा। फिर देखिए ये करवाना हमने आधा घंटा लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपको पूरे आगे जिंदगी भर ताउम्र आपको ये बात ध्यान में रहे कि तीनों इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के पीछे का मेन जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे और क्यों नीड महसूस हुई इन तीनों को बनाने की, ठीक है ना। अब आप लोग आगे बहुत सारे आप में से बच्चे जो है वो जाके पढ़ाओगे, कोई स्कूल में पढ़ाएंगे या कोई पढ़ा भी रहे होंगे, कोई कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाएंगे कल को, तो वहां पे आपके पास में हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए। बच्चा कभी भी आपको बोल देना कि सर या मैम ये क्यों बनाया गया, तो आपको पता हो हर एक चीज का बेस, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया। माना हमारा आधा घंटा थोड़ा खराब हो गया, लेकिन मैं इसको खराब नहीं बोलूंगा, उम्र के लिए एक तालीम आपने नहीं सीख ली, एक नॉलेज आपने जो है वो गेन कर लिया, जिससे अब आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो एक बार के लिए देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्या ही रिवाइज करवाऊं, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरुआत हुआ, ठीक है, इनके बीच में हुआ जनरली जी। तो 1939 में शुरुआत हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जिसके अंदर जर्मनी ने पहले जो है हमला किया पोलैंड पे, और रशिया के साथ में क्या किया, संधि कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में जो है वो जर्मनी ने जो है वो पोलैंड पे हमला किया, पोलैंड को ऑक्युपाई कर लिया, जीत लिया उसको। फिर उसके बाद में जो है रशिया ने फिनलैंड पे हमला किया, फिर जर्मनी ने डेनमार्क पे भी हमला कर दिया और नॉर्वे पे भी हमला कर दिया, फिर जर्मनी जो है वो फ्रांस पे, बेल्जियम पे, हॉलैंड पे भी हमला कर दिया। लगभग पूरा यूरोप जो है वो जर्मनी ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद ब्रिटेन के ऊपर अटैक किया, बट वो अटैक्स जो है वो ब्रिटेन सर्वाइव कर गया, ब्रिटेन जो है वो हारा नहीं उससे। 1941 के अंदर जो है वो हिटलर टूट गया, हिटलर ने जो है वो पैक्ट तोड़ा, मतलब जो संधि थी यूएसएसआर के साथ उसको तोड़ा और उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। बदले में यूएसएसआर मतलब रशिया ने दोबारा अटैक किया, जो सोवियत यूनियन था उसने वापस अटैक किया, अटैक करने पर जो है वो जर्मनी जो है वहां से चला गया। फिर उसके बाद में जापान ने जो है वो अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। जापान जो कि कंट्री था किसका, जर्मनी दोस्त था किसका, जापान जो कंट्री है वो दोस्त थी किसकी, जर्मनी की। तो जर्मनी को पता नहीं क्या दिमाग में, जर्मनी ने हमला बोल दिया किसके ऊपर, यूएस पे। यूएस का दिमाग घूम गया, यूएस बोला कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं, ना मैं छोड़ूंगा जर्मनी को और ना ही मैं छोड़ूंगा किसको। तो इटली के अंदर जो है वो यूएस ने हमला करना जो है वो स्टार्ट किया किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। यूएस ने दबा के जो है वो जर्मनी को पीटा। वहां पे एक मूवी भी बनी थी, सबसे बेस्ट मूवी जो मेरी लाइफ की मुझे लगती है, डेट इज द फ्यूरी। ब्रैड पीट एक हीरो है, हॉलीवुड की मूवी है फ्यूरी। कभी अगर मन करे ना आपका, मतलब कभी टाइम हो आपके पास में, जरूर देखना ये मूवी। मैं कह रहा हूं मजा ही आ जाएगा आपको, इतनी मोटिवेशनल मूवी है ये, बड़े जबरदस्त फिल्म है, तो आप इसको जरूर देखना। ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ये यूएस के कहानी, यूएस की आर्मी की कहानी है, जो जब जर्मनी को नाजीज बोलते हैं जिनको हम लोग जो है, हिटलर को, तो ये उनको मारते मारते जर्मनी पहुंचते हैं, पूरा इटली खत्म कर देते हैं ये, तो उनकी कहानी है। तो एक टैंक है, उसकी कहानी है बेसिकली। वहां पे बताया गया कि 5 फौजी, उनकी हिम्मत दिखाई गई है कि कैसे वो पूरी एक सेना की टुकड़ी के साथ में भिड़ जाते हैं, तो जरूर देखना, बहुत ही मोटिवेशन मूवी है। एक 2 फिल्में मैं बोलता हूं कि एक स्टूडेंट को ये 2 फिल्में जरूर देखें, 2-3 फिल्में हैं उनको जरूर देखना चाहिए। एक तो फ्यूरी हो गया, ये बॉलीवुड का। एक बॉलीवुड की एक मूवी है, डेट इज द लक्ष्य। वो लक्ष्य मूवी आप जरूर देखना, अगर आपने देखी है तो शायद आपको मालूम होगा, वो बहुत ही मोटिवेशनल, उसमें कुछ लॉजिक्स हैं, ठीक है। और एक है द शशांक रिडेम्पशन, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत पुरानी फिल्म है, द शशांक रिडेम्पशन, एक जेल की मूवी है। इतनी बोरियत मूवी लगेगी आपको जब आप उसको देखना स्टार्ट करोगे, लेकिन जो उसके अंदर आपको रोमांच जब आना शुरू होगा, शायद मैंने ना भी हो तो कम से कम 40 से 50 बार जो है वो फिल्म देख ली है। मतलब यूं नहीं कि पूरी जब मैं बैठ के पूरा 3-3 घंटे की मूवी देखता हूं, वो ऐसा, मतलब उसके कुछ पॉइंट्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं कि मज़ा ही आ जाएगा। तो ये 3 मूवी आप जरूर देखना लाइफ के अंदर ना, बहुत अच्छी फिल्में हैं। चलो खैर, इसके बाद फिर जर्मनी टूट गया, फिर हिटलर ने सुसाइड कर लिया 1945 में, जर्मनी ने जो है फिर घुटने टेक दिए। उसके बाद फिर यूएस को लगा कि ये जापान ने मेरे से पंगे करे थे, यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक जो है वो बम गिरा और सभी लोग जो है वो यूएस से जो है वो अब डरने लगे। उसके बाद 1944 के अंदर क्योंकि मीटिंग शुरू हो गई थी, और फिर उसका कंक्लूजन ये निकला कि 27 दिसंबर 1945 को 2 नई बॉडी को जो है वो क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। एक बॉडी का जो है नाम रखेंगे हम लोग क्या, WTO वर्ल्ड बैंक, और एक का नाम रखेंगे क्या, IMF। तो ये हो गया था अपना, यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर। ये कहानी अपनी जो है वो पूरी की पूरी हो गई। अब बात करते हैं WTO का। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम जो है वो क्या है, WTO। अब ध्यान से समझो, WTO की थोड़ी उसकी भी रोमांचक कहानी है। अब वो क्या है, कंट्रीज जब आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करने लगी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और कंट्रीज आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करने लगी। अब जब ट्रेड करने लगी तो हर कंट्री को यह था कि भैया रिसोर्स को बहुत सोच समझ के यूज करना है, अपने को बर्बाद नहीं करना रिसोर्स को, ठीक है ना। तो जब कंट्री आपस में ट्रेड करने लगी तो कंट्री का मेन एक ही मोटिव था, वो मर्केंटलिज्म के ऊपर बेस थी, और कंट्री ये चाहती थी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें और इंपोर्ट कम से कम करें।
मतलब ये है कि हम अपना सामान बना बना के बाहर के लोगों को बेचें ताकि बाहर से फॉरेन करेंसी हमारे पास में आए और हमारी औकात बढ़े, हमारे रिजर्व बढ़े, लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट ना करें। क्योंकि जब आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करोगे तो बदले में आपको फॉरेन करेंसी जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जब आपको फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़ेगा तो उससे आपकी जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। एक्सपोर्ट करने से क्या फायदा सर, अगर आप सामान को बना बना के एक्सपोर्ट करोगे, बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी तो आपकी वेल्थ ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो बाहर से सामान को इंपोर्ट करोगे तो उससे होगा क्या सर, इंपोर्ट की वजह से जो है वो हमारी वेल्थ कम हो जाएगी। तो ऐसा करने पर कंट्री जो है वो क्या करने लगी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपोर्टर्स को जो है वो कंट्री देने लगी क्या, सब्सिडी। उनको सब्सिडी देने लगी कि भैया तुम रेट और कम करो और बाहर सस्ता सामान बेचो, और जितना सस्ता होगा सामान उतना ही बाहर आपका क्या होगा, ज़्यादा बिकेगा। तो कंट्री जो है वो क्या देने लगी, उनको सब्सिडी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं इंपोर्ट की, अगर हम बात करते हैं तो इंपोर्ट को रोकना था, और इंपोर्ट को रोकने के लिए जो है वो लोग जो है वो क्या करने लगे, उनके ऊपर रोक लगाने लगे। तो पहले मैं इसको कवर करता हूं। कंट्रीज जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रही थी तो इंटरनेशनल ट्रेड को करते हुए पहले ए पॉइंट को कवर करते हैं। तो वो लोग क्या करने लगे, अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देती थी। क्यों देती थी, वाई, रीजन ये था ताकि एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और जितना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना फॉरेन करेंसी के क्या होंगे, इनफ्लो होंगे, और उतनी ही आपकी जो वेल्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उतनी ही वेल्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इसका रीजन था पहला। और दूसरी तरफ कंट्री इंपोर्ट को क्या करती थी, बैन लगाती थी। एक तरफ, अब यहां पे आ जाओ, इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए कंट्री एक दूसरे पर क्या लगाती थी, बैरियर। बैरियर दो तरह के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर टैक्स के तौर पे, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर लाइक कोटा के तौर पे, मतलब रोक लगाती थी बेसिकली। अब जब बैरियर लगाती थी, क्यों लगाती थी बैरियर, उसके पीछे क्या, ताकि इंपोर्ट को क्या किया जा सके, रोका जा सके। वाई, क्योंकि इंपोर्ट अगर करेंगे बाहर से, अगर आप कोई सामान लेके आएंगे तो उससे फॉरेन करेंसी जो है उसका क्या होगा, आउटफ्लो होगा। फॉरेन करेंसी आपके यहां से चली जाएगी। तो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो को रोकने के लिए हम लोग जो है वो इंपोर्ट के ऊपर क्या लगाते थे, बैन लगाते थे। ठीक है। कंट्री ऐसा क्यों करते, क्योंकि कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती थी। कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ठीक है जी। बैरियर लगाएंगे अगर तो उससे होगा क्या सर, बैरियर लगाने से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या होगा, रुकेगा। क्यों, हर कंट्री अगर मान लो बैरियर लगाएगी, अगर हर कंट्री बोलते हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे नहीं तो भैया फिर एक्सपोर्ट क्या कर लोगे। अगर कंट्री बोलते हैं हम सामान आपसे लेंगे नहीं तो आप बेच क्या लोगे। तो अब क्या हुआ, बैरियर लगाने से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या होता है, रुकता है। होता है नहीं होता, हाँ जी सर। जिससे वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी क्या होती है, रुकती है। क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार ही नहीं होगा, आपने अपने देश के लोगों का तो पेट भर दिया लेकिन अभी भी रिसोर्सेज पड़े हैं, तो क्या आपके रिसोर्सेज, क्या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या रिसोर्स जो है वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो उससे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाइक प्रोडक्शन, लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक कंजम्पशन, इन सब के ऊपर क्या पड़ेगा, बैड इंपैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर। अब जब वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाएगा तो कंट्री ट्रेड करते हुए एक दूसरे पर बैरियर लगाते, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया, रुक गया। इस सिचुएशन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया जहां पे अलग अलग देशों की कंट्री, अलग अलग कंट्रीज जो है वो आपस में आएंगी और आकर ट्रेड के ऊपर नेगोशिएशन करेंगी और एक दूसरे के ऊपर लगाए गए बैरियर को हटाने का काम करेंगे। जब बैरियर्स हट जाएंगे तो ट्रेड क्या होगा, फ्री फ्लो होगा। तो ये जो सिचुएशन थी बैरियर्स लगाना एक दूसरे के ऊपर, तो इसको दूर करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया और 23 कंट्रीज आपस में मिली और मिल करके उन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, गेट, GATT। जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये एग्रीमेंट किया गया। वहां पे एक बॉडी को सेटअप किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गेट। आओ जी देखते हैं। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड इशू पर डिस्कशन और नेगोशिएशन हो सके, ताकि जिससे होगा ताकि कंट्रीज आपस में बैठ के जो है वो क्या करे, अपने ऊपर लगाने वाले जो बैरियर्स हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इन सबको वो क्या करे, हटा सके।
तो इस सिचुएशन को क्या करना था, दूर करना था, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। ठीक है जी। अब उससे हुआ क्या, 1947 के अंदर जो है एक बॉडी को सेटअप किया गया, उसको बोला गया गैट। वो गैट जो है वो क्या करेगा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आपको जहां पे अलग अलग देश जो है वो आएंगे और मिल करके अपनी डील्स को फाइनलाइज करेंगे और जो वो एक दूसरे के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे उनको हटाने का काम करेंगे। तो 1947 के अंदर एक बॉडी बना, बॉडी का नाम क्या रखा, गैट। तो 47 के अंदर बॉडी ये बनी और इसने अपना काम ऑफिशियली जो है वो करना शुरू किया 1 जनवरी 1948 से। तो 1947 में पहले ये एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का नाम क्या, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के पीछे मेन लॉजिक जो है वो ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, फ्री फ्लो करना, मतलब फ्री ट्रेड को जो है वो क्या करेंगे, प्रोमोट करना है। दैट इज मल्टीलेटरल जो ट्रेड है उसको क्या करना है, प्रोमोट करता है, जिससे लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अब अगर आप जो है बाहर भी अपना सामान बेच सकोगे तो क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जी सर। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हाँ जी सर। लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हाँ जी सर। ये सबके लिए था। और फिर 1947 में गेट एस्टेब्लिश हुआ। गेट कब बना, 1947 में। और ऑफिशियली कब से आ गया, 1 जनवरी 1948 से ये फोर्स में आ गया और वहां पे नेगोशिएशन होनी स्टार्ट हो गई। जब बनाया तो इसकी कितने मेंबर कंट्री थे, 23 मेंबर्स ने मिलकर इसको जो है वो क्या किया, सेटअप किया। गेट 1 जनवरी 1948 से चलता रहा और 31 दिसंबर 1994 तक इसने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो क्या किया, काम किया। गेट तब तक गेट ही था। और फिर 1 दिसंबर के जस्ट अगले दिन क्या आया, 1 जनवरी 1995। और फिर 1 जनवरी 1995 को गेट को रिप्लेस कर दिया और गेट की जगह, गेट को रिप्लेस करके एक नई बॉडी को बना दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, WTO। तो 1 जनवरी 1995 को गेट को रिप्लेस कर दिया किससे, WTO। गेट का भी काम क्या था, ट्रेड को फ्री फ्लो करना, नेगोशिएशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे कंट्रीज आपस में आएंगी और एक दूसरे के ऊपर लगाने वाले बैरियर्स को हटाने का काम करेंगे। और जो WTO था इसका भी काम वही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ी सी ज्यादा पावर दिया गया। चलो देखते हैं। गेट में पहले कितने मेंबर कंट्री से शुरुआत हुआ, 23 से, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गए और उसके बाद में 128 मेंबर कंट्री जो है वो सिग्नेटरी कंट्री थे। इन्होंने मिल करके जो है 1995 में किसकी संरचना करी, WTO का। ठीक है। गेट में ट्रेड नेगोशिएशन के लिए क्या होते थे, राउंड। अब ये ध्यान से सुनना, गेट में जब आपस में ट्रेड नेगोशिएशन करना होता था, किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी होती थी, तो राउंड्स होते थे। और गेट में टोटल मिला के पहले 7 राउंड हो चुके थे। 7 बार जो है अलग अलग ट्रेड नेगोशिएशन होगी। जब 8वां राउंड शुरू हुआ, अब थोड़ा WTO का हम देख रहे हैं, तो जब पहले 7 राउंड का फोकस जो था, पहले 7 राउंड में फोकस था ट्रेड इन गुड्स पे, कि आपस में जब गुड्स का आदान प्रदान होगा उसके ऊपर लगने वाले बैरियर को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मतलब गेट में ट्रेड नेगोशिएशन के लिए राउंड होते थे जी। पहले 7 राउंड का जो मेन फोकस था वो क्या था, ट्रेड इन गुड्स के ऊपर जी। मतलब गुड्स पर लगने वाले जो भी बैरियर्स थे हम इनको जो है वो क्या करेंगे, हटाने का काम करेंगे। ओके, हाँ जी। और गेट एग्रीमेंट बेसिकली जो है वो किस पे था, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही था। गेट के जो मेनली जो भी एग्रीमेंट थे वो गुड्स के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है जी। जब 8वां राउंड हुआ, 7 राउंड तो हो गए, मतलब 7 बार मीटिंग तो हो गई। 7वीं मीटिंग के बाद जब 8वीं मीटिंग शुरू हुई, तो 8वीं मीटिंग हुई 1986 में, 1986 में, और ये चली 1994 तक। अब ध्यान से समझना इस बात को। 8वां जो राउंड हुआ उसको बोलते हैं उरुगे राउंड। वो स्टार्ट हुआ कहां पे, उरुगे। उरुगे एक सिटी है, वहां पे ये राउंड जो है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे गेट के जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था आर्थर डंकल। उन्होंने इस राउंड के लिए जब मीटिंग बुलाई, जब ये मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट को जो है वो तैयार किया जिसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, डंकल ड्राफ्ट। तो 8वें राउंड के दौरान जो है डायरेक्टर जनरल जो थे गेट के वो कौन थे, आर्थर डंकल थे। हाँ जी। इन्होंने जो है वो क्या किया, ये मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, डंकल ड्राफ्ट। उसके लिए पहले ड्राफ्ट तैयार किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डंकल ड्राफ्ट। 1986 में जो है ये मीटिंग जो है वो क्या हुआ, या ये राउंड जो है वो स्टार्ट हुआ और कब तक चला, 1994 तक चला। अब समझना, इसमें पहले जितने 7 राउंड हुए थे उनमें मेन फोकस क्या था, ट्रेड इन गुड्स के ऊपर। लेकिन जब ये 8वां राउंड हुआ तो इसके अंदर जो है वो नए नए एरिया को जो है वो नेगोशिएशन के अंदर लाया गया। इसमें न्यू एरिया को नेगोशिएशन में इंक्लूड किया गया। लाइक अब की बार जो है वो सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। लाइक अब की बार जो है वो मुद्दा किसका, ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनके मुद्दे को भी इसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। इसके अंदर ट्रिम्स के मुद्दे को भी लाया गया। मतलब जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसका मुद्दा भी जो है वो इसके अंदर लेकर आया गया। इस न्यू एग्रीमेंट को, ये जो नए एग्रीमेंट जो थे ना, लाइक ट्रेड इन गुड्स हो गया, ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, इनको बोलते हैं गेट 1994। तो 7 राउंड तक मेन मुद्दा
गुड्स के ऊपर। 8वें राउंड के अंदर चर्चा जो है वो हुई किस पे, सर्विस पे भी हुई, गुड्स पे तो हुई, सर्विस पे भी हुई, ट्रिप्स पे भी हुई, ट्रिम्स पे भी हुई, ठीक है। 8th राउंड के दौरान मेंबर नेशन ने फिर ये डिसाइड किया क्या कि अब हम जो है वो एक नई बॉडी को, नई ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, और उसका नाम क्या रखेंगे, WTO। किसके बदले में, इन प्लेस ऑफ गैट। और उसने गैट का जो काम है वो क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और फिर जो है वो इंस्टीट्यूशन बना जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, WTO। तो WTO बेसिकली है क्या, WTO आपका जो है सक्सेसर बना किसका, प्रीडिसेसर गैट का। तो गैट मतलब उसके पापा थे, पापा की भूमिका बेटे ने जो है वो ओट ली, और बेटा जो है वो कौन था, WTO था। बात समझ में आया क्या? बॉडी एक ही है, पहले गैट था, बस गैट के ऊपर मतलब जो गैट का ऑफिस था उसके ऊपर बोर्ड लगा था GATT का, उस बोर्ड के ऊपर पेंट किया, उसकी जगह जो है वो नया बोर्ड लगा दिया किसका, WTO का। लेकिन कुछ चेंजेस हो गए उसके अंदर, ऑब्वियसली चेंज तो होने है, तभी तो नई बॉडी को क्या किया गया, सेटअप किया गया। समझ में आया? बोलो जी सर। तो कंट्री जब आपस में क्या करती हैं, डील करती थी, तो आपस में एक दूसरे पे क्या लगाती थी, बैरियर को हटाने के लिए, एक नेगोशिएशन प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया गया। उसके लिए 1947 के अंदर 23 मेंबर कंट्री ने मिलकर के जो है वो क्या किया, नेगोशिएशन किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैट। 1948 से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया जी। गैट में जो मीटिंग होती है उनको बोलते हैं राउंड, हाँ जी। 7 राउंड तक जो मेन फोकस का एरिया था दैट इज द ट्रेड इन गुड्स, हाँ जी। 8वें राउंड के अंदर गुड्स के अलावा जो है सर्विस को, ट्रिप्स को, ट्रिम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, हाँ जी। 8वां राउंड 1986 के अंदर जो है वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, हाँ जी। कहां तक चला, 1994 तक चला, हाँ जी। और फिर उसके बाद क्या डिसाइड किया गया, सभी मेंबर कंट्री ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो पुरानी वाली बॉडी थी दैट इज द गैट, उसको खत्म करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू बॉडी जो सेटअप किया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, WTO। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बोरिंग मैं समझ पा रहा हूं, आपको शायद ऐसा लगा हो, कुछ बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगा होगा, और कुछ बच्चों को ऐसा लगा होगा कि वो सब कुछ भूल गए होंगे और इसके अंदर पूरे इंक्लूड हो गए होंगे, एंगेज हो गए होंगे। तो खैर लेक्चर जो है मुझे यहां तक का एक बात आपको बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था करवाना, तो मैंने आपको बेसिक जो है इसका बता दिया कि शुरुआत जो है वो कैसे कैसे हुआ। तो ये सब था शुरुआत का। अब इसके बाद में हम लोग जो है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसको नोटिंग भी करना पड़ेगा, तो खैर आप इतना ही कर लो। एक बार ये करवाता हूँ मैं, ये देखो 3 पिलर हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, ठीक है। उसके अंदर एक तो है IMF, एक है आपका IBRD, और एक कौन सा है, WTO, ठीक है। IMF ये क्या करता है, इसका मेन काम जो कंट्री नेगेटिव BOP को फेस करिए उसको फंडिंग करता है। IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक, IBRD को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। ये क्या करता है, जो वॉर डिवेस्टेटेड इकोनॉमी है उनको फंडिंग करने का काम करता है, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हो गई थी उनको पैसा देने का काम करता है। और जो WTO है इसका जो मेन काम है वो क्या, ये इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करता है, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड पर लगने वाले बैरियर्स को रिमूव करने का काम करता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर। और ये ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 तरह की है, कुछ फंडिंग है और कुछ नॉन फंडिंग है। फंडिंग मतलब जो पैसा देने का काम करती है, उनमें आता है एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आता है IMF। और जो नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर 2 हैं, ये पैसा नहीं देती, ये आपको एग्रीमेंट्स के अंदर आपस में नेगोशिएशन करवाने का काम करती हैं। एक है इसमें WTO और एक है कौन सा, UNCTAD, ठीक है। इसके बाद अब आपका स्टार्ट हो जाएगा WTO का। तो मैं ये सोच रहा हूँ ये आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, आपने शायद नोटिंग भी करना होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ओके। हाँ जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वॉर और IMF और WTO इनका जो वो स्टार्टिंग शायद आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको अच्छा लगा है तो, आपको कुछ नॉलेज मिली है तो जरूर 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 कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो इतना एक बार आप जो है वो आज के लेक्चर में कीजिए, रिमेनिंग का जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि मैं सोच के आया था कि आज मैं आपको WTO का स्टार्टिंग जो है वो पढ़ा दूंगा बुक में से, बट वो नहीं हो पाया, तो अब लेक्चर एक एडिशनल और हो जाएगा। बट चलो ये लेक्चर आपको इतना हेल्प करेगा, ये पूरा IMF को समझने में हेल्प करेगा और पूरा वर्ल्ड बैंक को भी समझने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए नॉलेज अगर मिल रही है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो क्योंकि एक लाइफ का एक एजेंडा भी है, दैट इज द फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो अगर अच्छी लर्निंग होगी तो अर्निंग भी अच्छी होगी, लर्निंग बेकार तो अर्निंग बेकार, ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरा फोकस रखें चीजों को अच्छे तरीके से समझने के ऊपर, ओके जी सर। चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।